स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 4 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट, जिसमें हमने एक रजिस्टर आर, इंडक्टर एल और कैपेसिटर सी को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ है। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स को हमने एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट किया हुआ है, जिसकी इक्वेशन है E = E नॉट e raised to power j ओमेगा t, जहां पर E नॉट है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ओमेगा t है फेस ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एट टाइम t, और कैपिटल E है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। देखिए स्टूडेंट्स, इस सीरीज रेजोनेंट सर्किट में हम रेजोनेंस किसको बोलते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, सीरीज रेजोनेंट सर्किट में रेजोनेंस उस कंडीशन को बोला जाता है जिस कंडीशन में इस सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट जो है मैक्सिमम हो जाता है। इंपीडेंस मिनिमम होने का मतलब ये है कि करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए इस सर्किट को हम असेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। इस सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी सेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम उस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पर इस सर्किट का इंपीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगा और करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे। आइए देखते हैं कि इसकी थ्योरी में आप क्या लिखेंगे। We know that impedance of a series LCR circuit is given by। पिछले वीडियो में हमने सीरीज LCR सर्किट का एनालिसिस किया था यूजिंग J ऑपरेटर, और उस वीडियो में हमने इंपीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट का एक्सप्रेशन फाइंड किया था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कि इंपीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट का एक्सप्रेशन क्या होता है। वो एक्सप्रेशन हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे। इंपीडेंस जो होता है सीरीज LCR सर्किट का, वो ये होता है Z = R² प्लस ब्रैकेट स्टार्ट XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जहां पर Z है इंपीडेंस। XL क्या है? XL है हमारा ओमेगा L, जिसको हम 2π/μL भी लिख सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर L। इंडक्टर L कितना ऑपोजिशन ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ AC, उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो कि जिसको हम XL से डिनोट करते हैं, और इसको हम ओमेगा L या फिर 2π/μL भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो XC होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/ωc = 1/2π/μc। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? ये होता है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए आगे की जो डेरिवेशन है जिसमें हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हम 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है वो लिख चुके थे। वो इक्वेशंस क्या क्या थी? Z = R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और था XL = 2π/μL, सेकंड इक्वेशन थी। XC = 1/2π/μc, ये थर्ड इक्वेशन थी। देखिए स्टूडेंट्स, XL जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और XC जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम न्यू की वैल्यू 0 लें तो XL जो है वो 0 निकल के आएगा, और अगर हम न्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 लें तो XC की वैल्यू 1/0 मींस इनफाइनाइट निकल के आएगी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, तो XL विल इंक्रीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी from 0 value, and XC will decrease with frequency of alternating EMF from infinite value। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ग्राफ अगर हम प्लॉट करें XL और XC का विथ फ्रीक्वेंसी, तो जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो XL की वैल्यू क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो XL की वैल्यू 0 है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XL जो है लीनियरली बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XL जो है लीनियरली बढ़ेगा विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि XL जो है वो न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये लाइन जो है XL की कर्व है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो XC जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, और जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो XC की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट है। तो XC की जो वैल्यू डिक्रीज होगी वो इन्फिनिटी से डिक्रीज होगी, इस प्रकार से।
और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आकर देखिए, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके, जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बोलते हैं, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू जो है वो दोनों बराबर हो रही हैं। ये एक्सी की कर्व है, न्यू नॉट पे आके एक्सएल और एक्सी जो है वो दोनों बराबर हो रहे हैं। अगर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो गए तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और जेड की वैल्यू निकल के आएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, मीन्स आर निकल के आएगी। इस केस में जेड आपका मिनिमम होगा और करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्या लिखेंगे आप। When frequency nu of alternating EMF is increased from zero value, then XL increases linearly from zero value। जैसे जैसे हम अल्टरनेटिंग EMF की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे जीरो वैल्यू से फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ानी शुरू करेंगे, तो हमारा जो XL है वो भी इंक्रीज होगा फ्रॉम जीरो वैल्यू से इंक्रीज होगा और लिनियरली इसका इंक्रीज होगा। एंड XC डिक्रीजेस फ्रॉम इनफाइनाइट वैल्यू, और XC जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ डिक्रीज होगा फ्रॉम इनफाइनाइट वैल्यू। The variation of XL and XC with frequency nu is shown in figure। यहाँ पर आपको वेरिएशन शो किया गया है XL और XC का विद फ्रीक्वेंसी के साथ। और आगे देखते हैं, At a particular frequency nu is equal to nu naught, we have XL is equal to XC। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी nu naught पर आकर XL और XC की दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। उस केस में क्या होगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। ये टर्म जो है जीरो हो जाएगी, अगर XL XC बराबर हो गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो जीरो का स्क्वायर इक्वल टू Z इक्वल टू आर आ जाएगा, जो कि मिनिमम होगा। तो इस केस में इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स न्यू नोट की वैल्यू क्या होगी और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने क्या देखा था कि जब फ्रीक्वेंसी जो है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की न्यू नॉट के बराबर हो जाएगी तो उस केस में एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर हो जाएगा। और एक्सएल की वैल्यू क्या थी, 2 पाई न्यू एल थी। न्यू की जगह हमें न्यू नॉट रखना है, तो उसको एक्सएल को हम लिखेंगे 2 पाई न्यू नॉट एल, दैट विल बी इक्वल टू एक्ससी की वैल्यू क्या थी, वो थी 1/2 पाई न्यू सी। न्यू की जगह हमें न्यू नॉट रखना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यू नॉट, ये न्यू नॉट इधर आ जाएगा तो न्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई से 2 पाई मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। और साथ में एलसी हो जाएगा आपका, हमें न्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 पाई स्क्वायर एलसी। और 4 पाई का स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई। 1 का 4 पाई का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 पाई होता है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। एलसी अंदर ही रहेगा, सो न्यू नॉट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एलसी। तो स्टूडेंट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी सीरीज रेजोनेंट सर्किट की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ इंडक्टर एल और कैपेसिटर सी की वैल्यूज पर डिपेंड करती है। यहाँ पर आपको आर नहीं दिखाई दे रहा, मीन्स न्यू नॉट जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। तो ये कंक्लूजन आप यहाँ पर लिखेंगे, दस वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटेंस सी। इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस सी की वैल्यूज को चेंज करके आप न्यू नॉट की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि न्यू नॉट जो है सिर्फ इन दोनों की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। द वैल्यू ऑफ न्यू नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। न्यू नॉट जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में और क्या आप इसमें ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे कि आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे। एट न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, जब हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर हो जाती है, तो हमने देखा था जो इम्पीडेंस है हमारा सर्किट का वो मिनिमम हो जाता है, और उस मिनिमम इम्पीडेंस की वैल्यू होती है आर के बराबर। For this frequency nu naught the impedance of the circuit is minimum and the corresponding current is maximum। इस फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट पर जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो मिनिमम हो जाता है, और जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट जो है वो मैक्सिमम होगा ही होगा। द वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद फ्रीक्वेंसी न्यू इज शोन इन फिगर। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का आई का ग्राफ प्लॉट करें न्यू के साथ, तो ग्राफ कुछ हमें इस प्रकार से मिलता है, आप देख सकते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आकर जब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के बराबर होगी तो सर्किट में करंट जो है वो मैक्सिमम होगा, और जब रेजिस्टेंस R1 होगा सर्किट का तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी I1। मान लीजिए हम रेजिस्टेंस जो है R की वैल्यू बढ़ा देते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 से बढ़ाकर R2 कर देते हैं, तो उस केस में हमें ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इस केस में क्योंकि R बढ़ गया है तो Z बढ़ जाएगा, Z बढ़ेगा तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो इस केस में जो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा I2 दैट विल बी लेस देन I1। तो ये है कर्व R2 रेजिस्टेंस के लिए, जहाँ पर R2 जो है
वो R1 से ज़्यादा है। तो ये ग्राफ भी जो है आपको प्लॉट करके आना है। तो आप देख सकते हैं जो शार्पनेस है पीक की वो रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ डिक्रीज होती है। यहाँ पर पीक ज़्यादा शार्प है, यहाँ पर पीक कम शार्प है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर करंट जो है I2 वो कम हो गया है एज कम्पेयर टू करंट I1। इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज मैक्सिमम। सीरीज रेजोनेंट सर्किट में जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए इस सर्किट को हम असेप्टर सर्किट बोलते हैं और इस सर्किट को हम यूज करते हैं फॉर द ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी सेट्स। जब आप रेडियो सुनते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आप अलग अलग स्टेशंस को, रेडियो स्टेशंस को सुन सकते हैं क्लियरली। इसी प्रकार से आप डिफरेंट चैनल जो हैं टीवी के वो देख सकते हैं, स्टार प्लस, जी, सोनी एक्सेट्रा फॉर एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो वहाँ पर ट्यूनिंग में सीरीज रेजोनेंट सर्किट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये न्यू इक्वल टू न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट जो है हमें अलाउ करता है, इसलिए सर्किट को असेप्टर सर्किट भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आ सकता है कि वाई सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज कॉल्ड असेप्टर सर्किट। तो आप इसमें लिखेंगे because at frequency equal to resonant frequency it allows maximum current and impedance is minimum, so it is called acceptor circuit। उसमें आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। वैसे जो क्वेश्चन मैंने आपको आज कराया है ये मैक्सिमम 6 मार्क्स का आता है। डिफरेंट कैटेगरीज में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स की कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।